किला निर्माण करवाया। किले निर्माण के बाद उस उत्तर पश्चिमी भाग को 2 डिवीजन में बांटा उसने, अपने 2 लड़कों को वहां पर प्रशासक नियुक्त किया। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन किस मंगोल ने आक्रमण किया। तिमूर ने उसके काल में आक्रमण किया था। इस आक्रमण से उसके लड़के की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये दर्शाना है आपको। ये 200 शब्द में आप अगर शुरू के 7-8 लाइन सही लिखते हैं, शुरू में ही गलती लिखना शुरू कर देते हैं तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर शुरू में देखता है कि आप बहुत लोगों ने कम लिखा, अच्छा तो लिखा लेकिन 5 लाइन ही बंद लिख दिया। तो इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है मुगल काल के अंतर्गत शाहजहां लाश था। शाहजहां को हमने लगभग पढ़ा दिया था, खत्म हो गया। आज है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। देखिए, सबसे पहले डेट का ही लिखते हैं। औरंगजेब का शासन काल सबसे कब तक था? 1658 से 1707। ये शाहजहां का लड़का था औरंगजेब, और औरंगजेब के भी 3 लड़के थे। एक का नाम था मुअज्जम यानी बहादुर साहब प्रथम, एक का नाम था शहजादा आजम, और एक का नाम था कामबख्श, और एक लड़का और था, उसको कहते थे शहजादा अकबर। शहजादा अकबर नाम से इसके जो 4 लड़कों का उल्लेख मिलता है, मुअज्जम, आजम, शहजादा आजम और कामबख्श और शहजादा अकबर। औरंगजेब को बचपन से ही शाहजहां जो है, शाहजहां ने क्या किया था, इसकी शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और ईरान से इसके शिक्षक को बुलाया था हकीम गिलानी, और भारत में भी एक शिक्षक रखा था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ। तो 2 शिक्षक इनका रखा गया था इनकी शिक्षा दीक्षा करने के लिए औरंगजेब की। और औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ था? सामूगढ़ में। हमने देखिए शाहजहां के काल में ये बताया था कि उनके लड़कों के बीच में लड़ाई हुई थी, उत्तराधिकार राजा बनने की लड़ाई हुई थी। और इसी में जब औरंगजेब अपने भाइयों को पराजित करता है तो एक युद्ध हुआ था सामूगढ़ का। इस युद्ध में किसको पराया था? दारा शिकोह को पराजित किया था। दारा शिकोह को जब पराजित कर दिया तो उसने क्या किया, आगरा में कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद कर दिया। वैसे एक कहानी है कि शाहजहां शुरू के खिलाफ औरंगजेब पहले से नहीं था। एक बार औरंगजेब जब आगरा में मिलने जा रहा था शाहजहां से, तो उसको हाथ में एक पत्र मिल गया था। उस पत्र में लिखा था कि शाहजहां अपने बड़े लड़के दारा शिकोह को ही शासक बनाना चाहता है। तो वो बिना मिले ही लौट जाता है। वो पत्र रख गया था, तभी से वो शाहजहां के खिलाफ हो गया था। और वो चाहता था कि जो उसके भाई हैं किसी न किसी तरीके से उनको खत्म करके राजगद्दी प्राप्त करें, और ऐसा ही हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी। पहले अभिषेक उसका आगरा में हुआ था सामूगढ़ के युद्ध के बाद। दूसरा अभिषेक उसका दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जब उसके बड़े भाई दारा शिकोह को जब मृत्युदंड दिया गया था, तो उसके बाद इसको जो है क्या है, राज्याभिषेक, यानी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक हाथी को नियंत्रित करने के लिए इसको बहादुर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। उस हाथी का नाम था सुधाकर।
उसको जब से नियंत्रित कर दिया था तो शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी थी। सुधाकर और सुमन दोनों के मस्त। शाहजहां भी जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद तो कुछ वो अच्छे काम शुरू करता है। जैसे उसने 2 कर उस समय जो चलते थे उन 2 करों को समाप्त कर दिया। एक होता था पानदारी कर और एक था राहदारी। पानदारी और राहदारी। देखिए पानदारी क्या होता था, ये वस्तुओं से शुल्क लिया जाता था, जो खाद्य पदार्थ नहीं थे उनसे ये शुल्क लिया जाता था। ये पानदारी। राहदारी एक चुंगी शुल्क था, ये भी खाद्य पदार्थ से लिया जाता था, यानी खाद्य पदार्थ से जो शुल्क लिया जाता था, ये दोनों कर उसने बैठते ही समाप्त कर दिया गद्दी पर। पानदारी और राहदारी ये 2 कर उसने समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने जितने भी भूमि में लगने वाले जो उपकर थे उसको अववाद बोलते थे। अववाद भूमि में लगने वाले अतिरिक्त कर, अतिरिक्त कर अववाद उसको बोलते थे, इसको उसने समाप्त कर दिया औरंगजेब ने। लेकिन यह कर समाप्त करता है, लेकिन इसकी जो धार्मिक नीति की जो शुरुआत होती है गद्दी पर बैठने के बाद, इसने जो पहले से चला आ रहा था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या होता है, राजा जो है जनता को अपने क्या कहते हैं बिल्डिंग से अपना दर्शन देता था, तो उसको झरोखा कहते दर्शन। ये अकबर ने शुरू किया था, लेकिन जब क्या औरंगजेब बैठा तो उसने झरोखा दर्शन का ये जो तरीका था इसको खत्म कर दिया, यानी झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया। क्या क्या खत्म किया पूछा जाता है। झरोखा दर्शन शाहजहां ने क्या समाप्त किया था? देखिए याद करिएगा, पैबोज प्रथा शाहजहां ने खत्म किया था। पैबोज इसने झरोखा दर्शन समाप्त किया, इसने तुलादान प्रथा, राजपूतों को टीके जाने का प्रथा, ये तो क्या कहते हैं दान देने की प्रथा थी, इसको खत्म कर दिया। झरोखा दर्शन इसने सिक्कों पर कलमा को भी आना बंद कर दिया। कलमा लिखना बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा इसने लिखना बंद करवा दिया। राजपूतों को टीका जाना भी बंद करवा दिया। तो झरोखा दर्शन, तुलादान, सिक्कों पर कलमा, ये सब जो प्रथा पहले से चली आ रही थी इसने समाप्त कर दिया गद्दी पर बैठते ही। और इसने जुआ खेलना, जुआ खेलना इसने मना कर दिया। कौन सा शासक था जो दिवाली में जुआ खेलता था? देखिए इसने जुआ खेलना बंद करवा दिया। मद्य निषेध, और मद्य निषेध इसने भी आरंभ कर दिया। वेश्यावृत्ति को खत्म कर दिया। देखिए जहांगीर ने भी मद्य निषेध लागू किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शाहजहां के समय में शुरू हो गया तो इसने लागू कर दिया, यानी मद्य निषेध लागू कर दिया। वेश्यावृत्ति पे भी रोक लगा दी इसमें। ठीक है, इसके बाद तो एक और था ये इसने क्या किया कि इन चीजों को एकदम लगा दिया, क्या कहते हैं बंद कर दिया। सती प्रथा और दास प्रथा को भी बैन कर दिया था। ठीक है, ठीक है। तो अब औरंगजेब की आगे की चलते हैं, इसकी जो है युद्ध नीति यानी साम्राज्यवादी नीति देखते हैं। साम्राज्यवादी नीति इसने देखिए क्या क्या इसने विजय की और क्या क्या इसके लिए खतरा था। देखिए उत्तर पश्चिमी हिस्सा हमेशा के लिए खतरे का था, ठीक है। तो इसके काल में भी उत्तर पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिमी में उस समय अकबर के समय भी कई जनजातियां थी, जैसे यूसुफजाही, अफरीदी, खटक, ये जनजाति थी और इन जनजाति का सीधे संपर्क था अफगानों से।
ये अफगान की कैटेगरी थी, अफगान जनजाति की। तो इनसे इसको शुरू में खतरा था उत्तर पश्चिम में, और बिहार में भी, कूच बिहार में भी विद्रोह हो रहा था। तो औरंगजेब के समय में उसकी एक महत्वपूर्ण विजय होती है, कूच बिहार की विजय। उस समय कूच बिहार का राजा रहता है प्रेम नारायण, और इसकी विजय होती करता है इस पे जो विजय करता है वो दक्षिण भारत का एक वजीर रहता है जिसका नाम रहता है मीर जुमला। मीर जुमला ने कूच बिहार की विजय की। इसके बाद जो उत्तर पश्चिम यूसुफजाई अफरीदी, ये जनजाति यानी अफगानों के प्रति इसकी जो विजय होती है वो शाइस्ता खां के द्वारा ये विजय होती है, और अंत में औरंगजेब अफगान जाति पर नियंत्रण कर लेता है। इसकी एक महत्वपूर्ण सफलता होती है असम। असम में उस समय दो शासक थे बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रधर और असम की विजय। असम की विजय, असम का पूरा हिस्सा तो नहीं होता है लेकिन असम का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा कब्जे में आ जाता है। औरंगजेब जीत लेता है, औरंगजेब के अधीन हो जाता है। उस समय असम के दो, असम या इसको अहोम भी कहते हैं, क्वेश्चन अहोम नहीं पूछ सकता है, अहोम। उस समय अहोम के दो बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे, जयद्रथ और चक्रध्वज। जयध्वज और चक्रध्वज। अंत में ये लोग अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और औरंगजेब की ये विजय हो जाती है। ये तो हमने आपको औरंगजेब का उत्तर पश्चिमी, यानी देखिए नक्शे से समझिएगा, उत्तर पश्चिमी ये यहाँ की विजय हुई, असम यानी पूर्वी हिस्से की विजय हुई यहाँ पर। लेकिन औरंगजेब अपने पूरे जीवन काल में उत्तर से ज्यादा दक्षिण, वो अपना 26 वर्ष अपने पूरे जीवन का दक्षिण भारत में लगा देता है पूरा। देखिए गद्दी में बैठा है 1658 से 1707। इसके पहले भी वो जब शाहजहां गद्दी में बैठता है तो 1636 से 45 44 8 साल इधर, और फिर 1652 से 1657 फिर उधर इधर 5 साल, यानी 13 वर्ष तो वो शाहजहां के काल में ही रहता है वहाँ पे। और जब शाहजहां मतलब उत्तराधिकार के युद्ध में भी वो दक्षिण रहता है, तो यहाँ उसकी नीति थी, वो अपने जीवन काल में ज्यादातर दक्षिण के युद्ध में, दक्षिण में दो राज बहुत इंपॉर्टेंट थे, बीजापुर और गोलकुंडा। और इसके साथ ही साथ दक्षिण में क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कह लीजिए, मराठा। ये 3 राज्य ऐसे थे कि ये औरंगजेब के काल में हमेशा औरंगजेब के लिए संघर्ष बने। तो पहले बीजापुर से पहले के शासकों ने कुछ क्षेत्र जीता या कुछ संधि की थी, लेकिन औरंगजेब के समय में इन दोनों राज्यों को पूर्ण रूप से जीत लिया गया। बीजापुर जब औरंगजेब शासक बना तो उस समय बीजापुर का शासक था अली आदिल शाह सेकंड। अली आदिल शाह सेकंड ये राजा था। औरंगजेब ने जय सिंह मीर क्या कहते हैं, आमेर के राजा थे, इनको भेजा पहले आक्रमण करने के लिए। जय सिंह और अपने लड़के को पहला आक्रमण भेजा, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। दूसरा आक्रमण भेजता है बीजापुर के खिलाफ। जय सिंह की देखिए मृत्यु हो जाती है, राजा जय सिंह की मृत्यु हो जाती है जब वो बीजापुर आक्रमण से लौट रहे होते हैं। ये जय सिंह कौन है? ये देखिए जय सिंह, सवाई जय सिंह है,
जिन्होंने जयपुर राज्य की स्थापना करा। जयपुर है ना राजस्थान की राजधानी, तो उस समय ये जय सिंह औरंगजेब की सहायता करते थे। इसीलिए औरंगजेब ने जयपुर को भेजा था दक्षिण राज्य में। जयपुर जय सिंह लौट आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब अपना दूसरा अभियान भेजते हैं बीजापुर के। इस समय अली आदिल शाही की मृत्यु हो जाती है, स्वतः ही मृत्यु हो जाती है, और इनका लड़का गद्दी पर बैठता है सिकंदर आदिल शाही। सिकंदर आदिल शाही अब इनके खिलाफ औरंगजेब अपने दो लड़कों मुअज्जम और शहजादा आजम को भेजता है। लेकिन ये लोग आक्रमण तो करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। तो औरंगजेब स्वयं जाता है और सेना का नेतृत्व करता है, और वो कूटनीति से काम करता है। और वहाँ पर उनकी जो रसद, यानी जब सेनाएं आपस में लड़ती हैं, अगर मान लीजिए युद्ध हो रहा है, जैसे ये मान लीजिए मिडिल में सड़क है, एक सेना इधर है, एक सेना राजा उधर है, तो राजा के लिए, सेना के लिए सामान यहीं से जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर कूटनीति करके लोग क्या करते थे, उनके सामान को रोक लेते थे या पानी रोक देते थे। तो अगर युद्ध लंबा है तो युद्ध लंबा कैसे होगा जब खाद्य पदार्थ रुक जाएगा। तो औरंगजेब ने भी यही चाल चली बीजापुर के खिलाफ, उनका रसद और जल बाधित कर दिया। अंत में एक वजीर इब्राहिम को भी अपने अधीन कर लिया, और फिर बाद में सिकंदर आदिल शाह पकड़ा गया और उसको दौलताबाद के में बंद कर दिया किले में। इसमें एक चीज समझिएगा, पहले के बीजापुर के शासक को या अहमदनगर के, ग्वालियर के किले में बंद किया गया था। यहाँ पर इनको दौलताबाद के किले में बंद कर दिया गया सिकंदर आदिल शाह को, और 1686 ईस्वी में बीजापुर राज्य को दे दिया गया। ये 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में बीजापुर, जो अभी तक पूर्ण रूप से जीता नहीं गया था, उसका कुछ हिस्सा ही शाहजहां या क्या कहते हैं जहांगीर के समय भी नहीं मिला था। अहमदनगर का कुछ हिस्सा तो जीत लिया गया था। अहमदनगर तो शाहजहां के खिलाफ जीता गया, शाहजहां ने जीता था, लेकिन ये बीजापुर पहली बार औरंगजेब ने मिला लिया। अब दूसरा राज था गोलकुंडा। गोलकुंडा का वजीर था मीर जुमला, जो अपने राजा से लड़के औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया था। अभी यही तो बता रहे थे हम, मीर जुमला की ने ही क्या कहते हैं विजय की थी, कूच बिहार की विजय, हमने लिखवाया है अभी। यही मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था जो औरंगजेब के शामिल हो जाता है। गोलकुंडा का औरंगजेब के समय पहले शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये शासक था। औरंगजेब अपने दूसरे लड़के शहजादा आजम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, लेकिन वो आक्रमण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। औरंगजेब फिर जाता है, सेना के साथ शामिल हो जाता है, और इसी समय अब्दुल्ला कुतुब शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके कोई लड़का नहीं रहता है, इसका जो दामाद यानी अबुल हसन गद्दी पर बैठता है। ये गद्दी पर बैठता है अबुल हसन। इधर औरंगजेब जाता है और वहाँ के एक सेनापति अब्दुल्ला खां को रिश्वत दे देता है। रिश्वत देने के कारण किले का जो द्वार है वो खोल दिया जाता है, यानी सेनाएं खड़ी रहती है किले पर। तो ये जब किले का द्वार खोल दिया जाता है तो इससे जो अबुल हसन है वो आत्मसमर्पण कर देता है और गोलकुंडा की विजय हो जाती है 1687 ईस्वी। गोलकुंडा इस समय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से में पड़ता है, ठीक है, और बीजापुर भी कर्नाटक में पड़ता है। तो ये दो राज क्या कहते हैं जीत लिए जाते हैं औरंगजेब के। अब आता है औरंगजेब के समय मराठा
यानी शिवाजी मराठों के प्रति उस समय जब औरंगजेब बीजापुर से लड़ रहा था तो मराठे लोग बीजापुर की सहायता कर रहे थे उस समय, और जब गोलकुंडा से लड़ रहा था तो गोलकुंडा की भी सहायता मराठे लोग कर रहे थे। उस समय मराठा यानी शिवाजी ने बीजापुर के कई छोटे छोटे किले जीत लिए थे, जैसे चाकू, तोरण, कल्याण, ये छोटे छोटे किले, छोटे छोटे राज जीत लिया था। इसलिए मराठों पर भी कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा, उनका शाइस्ता खान नाम था, उसको क्या कहते हैं, आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान, शाइस्ता खान को 1660 ईस्वी में भेजा। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ भेजा? शिवाजी के खिलाफ भेजा। लेकिन शिवाजी ने इसने आक्रमण तो किया शाइस्ता खान ने, लेकिन शिवाजी पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुआ। एक बार रात्रि अभियान चुपके से 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर धावा बोल दिया। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खान पर हमला। ये रात्रि अभियान था। इस अभियान में शाइस्ता खान पराजित हो जाता है और शिवाजी की विजय हो जाती है। इसके बाद शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करके सूरत को लूट लेता है। यहीं से औरंगजेब सतर्क हो जाता है, क्योंकि सूरत उनकी आर्थिक राजधानी होती है। सूरत समुद्र के पास था और मुगल के ज्यादातर जो जहाज उतरते थे वो सूरत बंदरगाह में उतरते थे और सूरत को लूट लेते हैं। कौन? शिवाजी। 1664 ईस्वी में सूरत की लूट हुई। और इसके बाद बड़ी कूटनीति से अपने परम मित्र जय सिंह को, वही जय सिंह जिसकी बीजापुर के समय मृत्यु हुई थी आक्रमण के बाद लौटते समय, 1665 ईस्वी में बीजापुर को भेजा, मतलब बीजापुर के खिलाफ पहले भेजा गया था, अब भेजा जाता है इसके पहले ही 1665 ईस्वी में शिवाजी के खिलाफ। शिवाजी के खिलाफ जय सिंह को भेजा जाता है। जय सिंह ये मिर्जा जय सिंह का नाम है। देखिए मिर्जा जय सिंह, मिर्जा इनकी उपाधि है ना सर, मिर्जा जो इन्हें दिया था। मिर्जा जय सिंह को भेजा जाता है। मिर्जा जय सिंह क्या करते हैं, 1665 के पहले छोटे छोटे राज्यों पर को अपना मिला लेते हैं, फिर उसके बाद शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पुरंदर के पास इन दोनों के बीच में जब शिवाजी ये देखते हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं तो शिवाजी आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि, और ये हुई थी 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जय सिंह। शिवाजी और राजा जय सिंह, छत्रपति शिवाजी सर। इस संधि में उस समय शिवाजी के पास 35 किले थे। शिवाजी ने अपने 23 किले जीते थे। 35 किले से 23 किले दे दिए किसको? मुगलों को 23 किले दे दिए। 23 किले दे दिए और 4 लाख रुपया वार्षिक, उस समय हूण पैमाना था, वार्षिक पैमाना देने का वादा किया। 4 लाख वार्षिक कर दिया। तीसरा ये था अपने लड़के संभाजी को मुगल दरबार में भेजने का वादा भी कर दिया और उनको मुगल दरबार में
5,000 का मनसब मिला। 5,000 का मनसब, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हंदी है ये। 5,000 का मनसब किसको मिलना था? संभाजी, उनके संभाजी महाराज था, संभाजी को 5,000 का मनसब। और शिवाजी से कहा गया कि आप जो है जाइए आगरा में, औरंगजेब से मुलाकात आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधीनता जब स्वीकार कर लेता है राजा तो उसको दूसरे राजा की बात माननी ही पड़ती है। तो शिवाजी को भी जाना पड़ा आगरा में, और आगरा में उनके रहने के लिए जयपुर भवन में व्यवस्था की गई थी। जयपुर भवन था, वहीं पे इनको रुका गया। जब सुबह होती है, दरबार लगता है राजा का, तब इनको फिर कहा जाता है कि आप, जब राजा देखिए बैठते थे तो राजा के बाएं दाएं ऐसे कुर्सियां लगी रहती थी, दाहिने वही बैठेगा। अभी भी आप लोग समझिए, अधिकारी जब बैठते हैं हमेशा इस चीज को गौर किया कीजिए। आईएएस बनने के लिए आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि एक अधिकारी के बाएं कौन बैठता है, दाएं कौन बैठता है, उससे उसके पद का पता चलता है। कभी आईएएस के चैम्बर में जाइए तो आपके बगल में कोई कुर्सी नहीं रहती है, अगर रहेगी तो कोई एसडीएम बैठेगा या वो बैठेगा, सामने कोई और बैठेगा। वैसे ही राजा के दाहिने पे वही व्यक्ति बैठेगा जिसका मनसब यानी पद बड़ा रहेगा। लेकिन शिवाजी को बहुत छोटे जगह बैठाया गया, 5,000 मनसब पे खड़ा कर दिया गया, इसलिए वो उसी राजमहल में ही क्रोधित होकर चले आए। और बाद में इस अपने हम शकल को बैठाकर फल की टोकरी पर में खुद बैठकर वापस चले आते हैं, मतलब भाग जाते हैं वहां से अपना बचाव करते हुए। तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में क्या कहते हैं, उनके पद की गरिमा के कारण झगड़ा होगा। और स्वयं पहले तो औरंगजेब उनको मारने के लिए कहा था कि इसको मार दिया जाए, लेकिन जय सिंह ने समझाया था कि इनको मारना नहीं, किसी तरीके से इनको लाया गया है। लेकिन बाद में जब कम मनसब के पद पर खड़ा किया गया है, तब ये शिवाजी भाग जाते हैं। एक किस पे, फूल की एक टोकरी होती है, उस पे बैठ के। अब आप लोग सोच लीजिए कि फल की, सॉरी फूल नहीं, फल कि कितनी बड़ी टोकरी रही होगी फल की, कि उस पे छिप कर बैठ कर वो वापस चले जाते हैं, अपने भाग जाते हैं। और धीरे धीरे जितने वो किले हारे थे, यानी उन्होंने 23 किले दिए थे, वो धीरे धीरे जीत लेते हैं, चले जाते हैं। फिर औरंगजेब उनको अपने जीवन भर पकड़ नहीं पाता है, मृत्यु उनकी स्वाभाविक ही होती है, वो छोटे छोटे किले अपना जीत लेते हैं। इधर चूंकि मराठों से इनका संभव था, इधर औरंगजेब को खुद उसके लड़के शहजादा अकबर ने ही विद्रोह कर दिया। शहजादा अकबर ने विद्रोह कर दिया, और वो विद्रोह करने के बाद वो दक्षिण भाग मराठों के पास गया। उस समय शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी। शिवाजी का लड़का था संभाजी। संभाजी ने क्या किया, उनके जो लड़के थे उनको संरक्षण दे दिया। शहजादा अकबर को संरक्षण दिया किसने? संभाजी ने। 6 वर्ष तक संघर्ष चला संभाजी और औरंगजेब के बीच में। शिवाजी के मानने बाद में संभाजी को पकड़ दिया गया, संभाजी को, और औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करा दी और उसके संभाजी के लड़के साहू को कैद कर दिया, साहू को कैद कर दिया। और शहजादा चूंकि उसने अकबर को क्या किया था, संरक्षण दिया था, इसलिए संभाजी की हत्या करा देता है औरंगजेब। संभाजी की हत्या क्या हो जाती है, और मराठों से जो उसका संघर्ष था इतने में तो समाप्त हो जाता है। बाद में मराठे आपस में लड़ते हैं, मुगल काल से उनका संबंध, लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद फिर आगे इसका युद्ध नहीं होता है। बाद में साहू को कैद से छोड़ दिया जाता है, और वो कैद से छोड़ता है बहादुर शाह, शहजादा मुअज्जम, वो छोड़ता है। इधर क्या कहते हैं, औरंगजेब पे अन्य विद्रोह, औरंगजेब के खिलाफ में अन्य राजपूतों के साथ युद्ध होता है। हमने कल बताया था आपसे, उत्तराधिकार का एक युद्ध हुआ था जिसमें एक राजा पराजित हो जाता है,
और उसको जब वो घर पे जाता है तो उसको महल में नहीं घुसने। क्या नाम था उसका? राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह वो लड़ता, वो तो शाहजहां के साथ में रहता है, लेकिन जब औरंगजेब राजा बन जाता है तो जसवंत सिंह उसके साथ हो जाता है। इसलिए जसवंत सिंह को अफगानों के खिलाफ ये भेजता है औरंगजेब, अफगानों के खिलाफ भेजता है। लेकिन इसी अफगान पे युद्ध में दबाने के लिए जाता है तो जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद नामक स्थान पे। जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह कहाँ का राजा रहता है? मारवाड़। मारवाड़ देखिए आजकल का जोधपुर है, मारवाड़ का राजा रहता है। जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब सोचता है कि जसवंत सिंह मर गया है तो अब राज्य को सोचता है कि हम अपने अधीन में ले लें। लेकिन उसके बाद इसके जसवंत सिंह का एक लड़का हुआ जिसका नाम है अजीत सिंह। जबरदस्त। और अजीत सिंह को सहायता दी वहाँ के वजीर दुर्गा सिंह। ये दुर्गा सिंह राठौर बहुत फेमस हैं, जिन्होंने औरंगजेब से 38 वर्ष औरंगजेब को उसके साथ लड़ना पड़ा। दुर्गा सिंह के खिलाफ जबरदस्त। अंत में फिर समझौता हो जाता है और अजीत सिंह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और मारवाड़ का बहुत सा हिस्सा मुगलों के विजय हो जाता है। अब दूसरा राज राजपूत का रहता है मेवाड़। मेवाड़ हमेशा से मुगलों का विरोध करता है, चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे राणा कुंभा हो, चाहे महाराणा प्रताप, चाहे फिर अमर सिंह हो, चाहे उनके लड़के जैसे। इस समय भी एक राजा थे राणा राज सिंह, और ये क्वेश्चन भी आया है। उन्होंने औरंगजेब का विरोध इसलिए किया कि औरंगजेब ने जजिया कर लगा। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर फिर लगा दिया। तो पहला एक शासक था जिसने विरोध किया, उसका नाम था राणा राज सिंह, और ये था मेवाड़ का। मेवाड़ का शासक राणा राज सिंह। राणा राज सिंह ने विरोध किया और अपने जीते जी हार नहीं मानी। राणा राज सिंह ने हमेशा मुगलों पूर्ण रूप से इसके खिलाफ, मेवाड़ के खिलाफ जीत नहीं पाए। लेकिन राणा राज सिंह के बाद उनका लड़का बैठा जय सिंह। यहाँ भी जय सिंह, जय सिंह मेवाड़ के शासक जय सिंह। जय सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। और ये समझौता हो जाता है और मेवाड़ राज, पहले तो देखिए राणा राज सिंह के खिलाफ नहीं, लेकिन अगला शासक जय सिंह अधीन हो जाता है और इनसे समझौता कर लेता है। इसके बाद भी औरंगजेब का विरोध होता है। औरंगजेब का विरोध कुछ जनजाति लोग जो दक्षिण पश्चिम में करती है। इधर उत्तर पश्चिम में तो होता ही विरोध, दक्षिण पश्चिम में अर्थात उसके दक्षिण में मथुरा और मेवात के आसपास भी विद्रोह होता है। और ये विद्रोह होता है जाटों का। जाट आजकल भी दिल्ली, हरियाणा, मथुरा के आसपास बसे पाए जाते हैं। वहीं पे सबसे पहले जाटों ने विद्रोह किया, जाट विद्रोह। और इस विद्रोह का कारण आर्थिक क्योंकि मथुरा के आसपास एक सेनापति था अब्दुल नबी, वो उन लोगों की फसल को बहुत बर्बाद कर रहा था, इसलिए जाट लोगों ने विद्रोह कर दिया। उस समय जाट का नेता था गोकुल।
गोकुलदास। गोकुल के नेतृत्व में यह विद्रोह हो गया। बाद में जब दूसरी सेना जाती है तो गोकुल को पकड़ लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ से भी जाट खत्म नहीं होते हैं। फिर जाट का दूसरा नेता आता है राजा राम ने विद्रोह कर दिया और छापा मार को आप लोग गोरिल्ला पद्धति भी कहते हैं। हाँ सर। गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। राजा राम इतना क्रोधित हुआ कि उसने सिकंदरा, किसका मकबरा है? अकबरा। सिकंदरा है, सिकंदरा में उसने मकबरे को खोद डाला और इसको दरवाजा बंद कर दिया। चलिए सर, शुरू हो गया। राजा राम दूसरा नेता था, इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया और अकबर की कब्र को खोद कर क्या किया? हड्डी उसकी जला डाली राजा राम। बाद में पकड़ा जाता है और राजा राम के बाद कोई विद्रोह नहीं होता है औरंगजेब के समय, और फिर जाट को नियंत्रित स्थापित कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा विद्रोह होता है सतनामी का। ये मेवात के आसपास क्षेत्र में सतनामी होते हैं। सतनामी लोग कबीर के अनुयायी थे। सतनामी लोग थे कबीर पंथी थे। और इन्होंने विद्रोह कर दिया। सतनामियों का विद्रोह भयंकर था और यहाँ तक कि उनको ये लगा था कि लोग जादू और टोने का उपयोग करते हैं। बाद में औरंगजेब को पूरी सेना भेजनी पड़ी और फिर जाके सतनामियों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तो ये सतनामी का भी विरोध हुआ था, सिख विद्रोह। औरंगजेब के काल में भी सिख विद्रोह हो गया। औरंगजेब के समय में क्या कहते हैं, सिख धर्म के नवे गुरु, क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर थे नवे गुरु तेग बहादुर से कहा गया कि आप अहिंसा स्वीकार कर लीजिए। गुरु तेग बहादुर ने अहिंसा स्वीकार नहीं। अंत में क्या किया कि औरंगजेब ने उनकी हत्या करा दी। गुरु तेग बहादुर। जहांगीर ने किसकी हत्या कराई? अर्जुन देव। ठीक है, उन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी। इसके बाद 10वें गुरु बैठे गुरु गोविंद सिंह। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के और औरंगजेब के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं थे। औरंगजेब ने अपने एक सेनापति भेजा था उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने पत्र व्यवहार किया। 10वें गुरु ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा और उस पत्र का नाम था जफरनामा, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया। 10वें गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के नाम जफरनामा बैग में आई। फारसी भाषा में ये पत्र लिखा था, लेकिन क्या कहते हैं, मैं ले जाऊँ, ये मैं ले जाऊँ।
डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? वो करे उसमें पैसा ऐसा हैं? पीछे बैठा पीछे बैठ जाइए, ठीक है सर। आराम से पीछे बैठ जाइए। हमको भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप जब हाथ चलाते हैं बंद कर दीजिए फिर। तो औरंगजेब के काल में फिर रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके देखिए दो राज, बीजापुर गोलकुंडा दक्षिण भारत का जीता गया, इसमें तीन क्या कहते हैं, दो राजपूत राज्यों की अधीनता स्वीकार की। कौन कौन सी? मारवाड़ और मेड़ और मेवाड़। उस समय पूछेगा कि मेवाड़ के शासक कौन थे? जय सिंह। जय सिंह, ठीक है, जय सिंह थे, ना कि राणा राज सिंह थे। जय सिंह थे तब में मारवाड़ का राज अधीन हुआ, ठीक है। और मेवाड़ में जय सिंह थे और मारवाड़ में कौन था? अजीत राजा सिंह। अजीत सिंह, और उनका वजीर कौन था? दुर्गा सिंह, ठीक है। ये उस समय मारवाड़, मेवाड़ और बीजापुर और उसका संघर्ष सिख नेता जिनकी हत्या कराई थी गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ये रहा। और उसने असम जीता, कूच बिहार जीता, इन राज्यों की विजय की। अब औरंगजेब ने हमने बताया 1679 ईस्वी में जजिया फिर से जाना, और उसने एक नारा दिया औरंगजेब ने, दारुल हर्ब, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन करूं, यानी कन्वर्जन। जो उसके राज में गैर धर्म वाले हैं उनको चेंज करके इस्लाम धर्म का पूरा, जिसका नारा था उस समय जब ये गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब का यही उद्देश्य था कि ये इस्लामीकरण पूरा कर दिया जाए, दारुल इस्लाम में परिवर्तित किया जाए, भारत की जनता को पूर्ण रूप से इस्लामीकरण कर दिया जाए उसका। तो ये उसका नारा था। इसने देखिए संगीत पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी एक अपवाद है, ये क्वेश्चन भी आता है कि संगीत पर रोक लगाने के बावजूद जितनी भी किताबें सबसे अधिक किस मुगल शासक के काल में लिखी गई हैं संगीत पर, औरंगजेब के काल में ही सर्वाधिक संगीत पर पुस्तकें लिखी गई। इसीलिए इसकी एक उपाधि और बहादुर को इसको मिला था, शाहजहां ने कहा था, आलमगीर, मोइजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर इसको कहते थे, मोइजुद्दीन मोहम्मद आलमगीर। आलमगीर इसकी लेकिन धार्मिक नीति बहुत कठोर, बहुत ज्यादा। इसने कई मंदिर, भारत में कई मंदिर को इसने तोड़ दिया। इसने देखिए बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर, इसीलिए तो उसको तोड़ दिया था, यहाँ मस्जिद बना दी। ज्ञान वापी मस्जिद इसी ने तो बनवाया था सर। ठीक है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है उसको तोड़ दिया था। जुझार सिंह बुंदेला यानी बुंदेलों ने केशव राय मंदिर बनवाया था मथुरा में, उसको भी मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़वा दिया था।
केशव राय मंदिर इसने तोड़कर वहाँ भी मस्जिद बनवा दी। ठीक है, तो धार्मिक नीति इसकी बहुत ज़्यादा कठोर नीति थी औरंगजेब की। ये हमेशा मंदिर को तोड़वा देता था, जहाँ भी देखता था मंदिर को तोड़ने का आदेश देता था। इसी कारण इसके खिलाफ मथुरा में भी विद्रोह हो गया था। इसकी मृत्यु के बाद औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, उसको दफना किया, औरंगजेब को दफना किया गया। औरंगजेब ने अपने जीवन में ही अपने लड़के के लिए, बच्चों के लिए वसीयत कर दिया था। ठीक है, उसका बड़े लड़के का नाम था बहादुर शाह प्रथम या शहजादा मुअज्जम, दूसरे का नाम था शहजादा आजम, तीसरे का नाम था कामबख्श और चौथा जो मरी गया था अकबर बाद में शहजादा, तो उसने वसीयत कर दिया गया। देखिए, वसीयत करने के बाद उसके जो लड़के थे आपस में ही गद्दी पर लड़ने, क्या कहते हैं, लड़ने लगे और अंत में बड़ा लड़का ही क्या कहते हैं अपने भाइयों को युद्ध में हरा कर गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम रहता है बहादुर शाह प्रथम। ये गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1713 बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह आगे के देखिए, औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हैं वो शासन नीति उनकी बड़ी खराब थी, इसीलिए थोड़े थोड़े दिन तक वो लोग गद्दी पर बैठे। ये शासन में इसकी कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए इसको लोग साहेब-ए-कबर की उपाधि दी, साहेब-ए-कबर। उस समय जब देखिए सिख धर्म में 10वें गुरु के बाद राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई थी। बंदा बहादुर एक लीडर था पंजाब के आसपास, तो बहादुर शाह बंदा बहादुर के खिलाफ आक्रमण करने के लिए जाता है। उसी आक्रमण के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुआ। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु बंदा बहादुर के सैन्य आक्रमण के दौरान बहादुर शाह प्रथम के बाद उसका भतीजा गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम रहता है जहांगीर शाह। उपाधि रहती है लंपट। जहांगीर शाह, इसकी जो उपाधि रहती है लंपट मूल। इसके शासन काल में एक महिला पूर्ण रूप से शासन करती है और उस महिला का क्या नाम है? लाल कुंवर। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लाल कुंवर नामक महिला, लाल कुंवर नामक महिला का शासन में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप था। सुभग सैन के नियंत्रण में जहांगीर शाह कार्य करता था।
दिग्वक सेन भी एक वो था जिसके पूर्व के नेतृत्व में ये शासन करता था, जहादार था पूरा। इसका शासन काल 1713 से 1713 के बीच में ही था। और जहांगीर शाह को गद्दी में बैठाने वाला एक व्यक्ति था जो इसका बाद में वजीर बना, जुल्फिकार अली। वजीर जुल्फिकार अली के सहयोग से जहांगीर शाह गद्दी पर बैठा। देखिए अभी हमने बता रहे थे हम आप लोगों को दरवाजा करना लाइट ऑफ कर। देखिए अभी हम बता रहे थे कि औरंगजेब के ने एक जयपुर के राजा जय सिंह को भेजा था। उनकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जय सिंह जी नाम से फिर एक राजा बनते हैं, ठीक है। और उनका नाम रहता है सवाई जय सिंह। वही सवाई जय सिंह ही जयपुर राज्य की स्थापना करते हैं और उनको ये मिर्जा की उपाधि देता है जहांदार शाह। ये क्वेश्चन आ चुका है। जहांदार शाह ने सवाई जय सिंह, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि। इसी प्रकार हम जब अभी पढ़ा रहे थे कि मारवाड़ के एक राजा थे अजीत सिंह, इनको भी ये महाराजा की बात होता है। जहांदार शाह से अजीत सिंह मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि। महाराजा की उपाधि दी इनको। दरअसल औरंगजेब के समय तो ये जो मारवाड़ को तो जीत लिया गया था, लेकिन जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है तो इन राज्यों को वो वापस कर देता है, ठीक है। बाद में ये राज इनको सहयोग भी करते हैं, आने वाले मुगल शासकों को सहयोग भी करते हैं औरंगजेब के बाद। इसलिए जहांगीर शाह जब गद्दी पर बैठा तो इन राजाओं को सहयोग प्राप्त करने के लिए इनको उपाधि देने का ये मतलब होता है। अब तो देखिए संविधान आप लोग पढ़ते होंगे, अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधि क्यों बंद करती है? क्योंकि समानता यानी समान है। कोई आपको राजा कह दें या किसी को भिखारी कह दें तो ये तो असमान हो जाएगा ना। उपाधि देना उस समय तो दी जाती थी, लेकिन अब नहीं। तो उस समय उपाधि देना का मतलब अपने करीब को ही उपाधि दी जाती थी। तो ऐसे ही दिया गया था अपने सहयोगियों को भी, राजा को उपाधि दे दी। तो ये उपाधि देकर अपना सहयोग दे। जहांगीर शाह के बाद अब उसका भतीजा जहांगीर शाह की हत्या करवा देता है और गद्दी पर बैठता है। उसका नाम रहता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को दो भाई रहते हैं, सैयद बंधु। इतिहास में उनको राजा बनाने वाला बताया, किंग मेकर की भूमिका। किंग मेकर सैयद बंधु ही बाद में मुगल, इन्होंने कई राजाओं को बैठाया, 6 राजाओं को गद्दी पर बैठाया। तो
सबसे पहले बैठाया इन्होंने फर्रुखसियत को और सैयद बंधु, ये भारतीय मुसलमान थे, सैयद बंधु। सैयद ये पहले तो साथी का नाम लिखिए फर्रुखसियत। इसका काल है 1713 से 1719। सैयद बंधु के सहयोग से राजा फर्रुखसियत गद्दी पर बैठा। ये सैयद दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हसन अली। हसन अली ये दो भाई थे, इन्हीं दो भाइयों के सहयोग से फर्रुखसियत क्या है, गद्दी पर बैठता है। फर्रुखसियत जब गद्दी पर बैठता है उस समय देखिए मराठा अभी खत्म नहीं होता है। मराठा राज शिवाजी मर जाते हैं, शिवाजी के बाद संभाजी को औरंगजेब मार देता है, उसके बाद साहू गद्दी पर बैठता है। फिर आगे साहू के एक मंत्री थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियत के समय दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई। अभी तक देखिए मराठे लोग, आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अभी तक वो लोग अपने क्षेत्र में तो आक्रमण लड़ते थे मुगल में, ये लोग सीधे आए और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, सीधे दिल्ली पे हस्तक्षेप करने लगे। पहली बार आए दिल्ली, क्योंकि राजा जो थे वो कमजोर थे, उत्तराधिकारी कमजोर थे, इसलिए सीधे मराठे यहाँ हस्तक्षेप करने लगे। और बालाजी विश्वनाथ के साथ इनकी संधि हुई। इस संधि से मराठों को दो कर जो पहले से दिए जाते थे, चौथ और स्वदेशी। चौथ क्या होता है? ये संधि हुई बहुत इंपॉर्टेंट। फर्रुखसियत के काल बालाजी विश्वनाथ एवं हसन अली के थाने ये संधि होती है। इनके भाई जो रहते हैं वो इनको हटाना चाहते हैं, फर्रुखसियत को, यानी राजा को हटाने के लिए संधि होती है। इसके बदले में मुगल के जो 6 प्रांत होते हैं उस पे चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार मिल जाता है। यानी फर्रुखसियत को हटाकर मराठों को चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार 6 प्रांतों मिल जाता है। देखो एक राजा पे बैठाता है, तुरंत हटा भी देते हैं भाई लोग, तो ये दोनों लोग उनको हटा देते हैं। और ये संधि, इस संधि को इतिहास में दिल्ली की संधि भी कहते हैं। दिल्ली की संधि ये संधि होती है 1719 में। 1719 में ये संधि हुई। इसके बाद ये दोनों भाई छोटे छोटे 2-3 राजाओं को और बैठाते हैं। उसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी मोहम्मद। इसके पहले रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला इनको भी बैठाते हैं। और उसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी मोहम्मद शाह।
इसको भी गद्दी पर बैठाते हैं फर्रुखियत कह रहे, सॉरी, ये आपके सैयद बंधु बैठते हैं। मोहम्मद शाह का एक नाम था, देखिए फर्रुखियत का हमने एक नाम नहीं बताया, उसका नाम था घृणित काया। इसको नोट कर लीजिएगा, फर्रुखियत को घृणित काया नहीं कहा जाता। ठीक है, मोहम्मद शाह बैठा, मोहम्मद शाह को भी एक नाम दिया गया था रंगीला। रंगीला उपनाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के काल में नए नए राज बनने लगे, उनके वजीर ने ही विद्रोह कर दिया। एक वजीर का नाम था निजामुल मुल्क, उसने हैदराबाद या दक्कन राज बना दिया। एक वजीर था, वो इससे लड़ के चला गया और एक नया राज्य की गठन कर लिया, जिसका नाम था हैदराबाद या दक्कन राज, निजामुल मुल्क। ने हैदराबाद का निर्माण किया, राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह के काल में अवध राज स्वतंत्र हो जाता है। अवध राज स्वतंत्र हो जाता है। मोहम्मद शाह के ही काल में ईरान का एक सेनापति या शासक था, जिसका नाम था नादिर शाह। वो भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद शाहजहां का जो तख्ते ताउस है वो उठा के लेके चला जाता है। ये युद्ध होता है करनाल का युद्ध 1739 में। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध। ये युद्ध होता है मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह। इस युद्ध के बाद नादिर शाह, देखिए शाहजहां अपने बैठने के लिए गद्दी, जिसका नाम था तख्ते ताउस, उसको भी उठा लेता है और कोहिनूर हीरा भी लेके चला जाता है। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह एक हीरा लेके चला जाता है, अफगान चला जाता है, अफगानिस्तान। नादिर शाह वास्तव में अफगान का ही था, अफगानी ही था। ठीक है, तो ये आक्रमण होता है। बाकी के देखिए बचा है, वो कल बताएंगे आप लोगों को। ये आज जो है क्या कहते हैं मोहम्मद शाह तक का। चलिए, कोई क्वेश्चन आप लोगों का?